नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बुधवार को पाकिस्तान पर 5 बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन चर्चाओं में सबसे ज्यादा सिंधु जल समझौता है, क्योंकि आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, जिसे CCS कहते हैं, उनकी बैठक हुई और बैठक में 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को भी कम कर दिया है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से राजनयिकों और रक्षा बलों के अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी वीजा रद्द कर उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा गया है। वहीं भारत ने अटारी चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने बताया कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह संधि तभी बहाल की जाएगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ सिंधु जल समझौता को लेकर पाकिस्तान तिलमिला गया है, थोड़ा बिलबिला सा दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर बहुत सी बातें कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने चेतावनी देते हुए इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया तो नदियों में पानी को रोकने या मोड़ने के किसी भी भारतीय कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से इसका जवाब दिया जाएगा। आप इस बयान से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बिलबिला रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता क्या है, क्यों अहम है पाकिस्तान के लिए, क्या मतलब है उसका पाकिस्तान का, जिसे कि युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि अगर सिंधु जल समझौता रुका तो करोड़ों लोग प्यासे मर जाएंगे। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इस कहानी में, इस एपिसोड में। दरअसल सिंधु जल समझौता का झगड़ा कोई नया नहीं है। साल 1947 में भारत के बंटवारे के आसपास यह शुरू हो गया था। तब भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों ने मिलकर भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली 2 प्रमुख नदियों पर स्टैंड स्टिल समझौता किया था। इसके अनुसार पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहा और यह समझौता 31 मार्च 1948 तक प्रॉपर रूप से लागू रहा। हालांकि पाकिस्तान का आरोप था कि 1 अप्रैल 1948 को समझौता लागू नहीं रहा और भारत ने 2 प्रमुख नदियों का पानी रोक दिया। यह पाकिस्तान का आरोप था, यह पहला आरोप था पाकिस्तान की ओर से। इसके बाद दोनों पक्षों में टकराव हुए, क्योंकि कोई भी इस मुद्दे पर वार्ता को तैयार नहीं था। फिर 1951 में टेनेसी वैली अथॉरिटी और US एटॉमिक एनर्जी की कमीशन, दोनों के जो प्रमुख थे डेविड लिलिएंथल ने एक कॉलिवर मैगजीन के लिए लिखे जाने वाले लेखों पर रिसर्च करने के उद्देश्य से इस पर क्षेत्र में शोध किया था, थोड़ा सा जांच पड़ताल किया था कि आखिर यह है क्या इंडस वैली। इसके बाद सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान को संभवतः विश्व बैंक से सलाह और वित्त पोषण के साथ सिंधु नदी प्रणाली को संयुक्त रूप से विकसित और प्रशासनिक करने के लिए एक समझौते की दिशा में काम करना चाहिए। एक सुझाव दिया गया था, जिससे उस वक्त के विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैक भी सहमत हुए थे, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक है, दुनिया पे इनका दबदबा होता है और जाहिर सी बात है जब उनको मध्यस्थता के लिए बुलाएगा तो वो तो सहमत होंगे ही। उस समय भी यही बात थी। इसके बाद ब्लैक ने साल 1954 में भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया, कहा कि हम चौधरी बनेंगे और आप हमें चौधरी बनाइए। इसके 6 साल तक बातचीत चली दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये वही सिंधु जल समझौता है जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ और जिसका चौधरी तब विश्व बैंक बना था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांट दिया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी कहा गया, जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बता दिया गया।
ये जो समझौते हुए थे उसके तहत पूर्वी नदियों का पानी भारत बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। इस पर पूरा अधिकार भारत का होगा। वहीं पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा, लेकिन समझौते के अंतर्गत इन नदियों के पानी का कुछ सीमित हिस्सा इस्तेमाल का अधिकार भारत को भी दिया गया था। कहा गया था कि नहीं, भारत क्योंकि वहाँ से पानी आता है तो आप भारत भी कुछ पानी का हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है, जिसके तहत भारत को बिजली उत्पादन, कृषि के लिए सीमित पानी का इस्तेमाल और साइट इंस्पेक्शन जैसे मामलों में छूट दे दी गई थी। इस समझौते के तहत एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इसमें दोनों देशों के कमिश्नर के समय समय पर मिलने का प्रस्ताव था। दरअसल हर बैठक में दोनों देश अपनी परेशानी को एक दूसरे से साझा कर सकते थे। साथ ही दोनों में से कोई देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे उस पर आपत्ति जताते हैं तो पहला देश उसका जवाब देगा कि आखिर उसने ऐसा कार्य क्यों किया या काम वो क्यों कर रहा है। अगर आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता तो सरकारों को मुद्दा सुलझाना होगा। आयोग क्या है, कह सकते हैं दोनों सरकारों के अपने अपने नुमाइंदे होते हैं जो बैठे होते हैं। इसके अलावा समझौते में विवादों को हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर मामले को सुलझाने के लिए बारे में कहा गया था। तटस्थ मतलब कोई थर्ड पार्टी। भारत ने कभी भी संधि को किसी तरह से तोड़ने का प्रयास नहीं किया। भारत जैसा था, क्योंकि भारत से ही ये पानी नदियाँ निकलती हैं, तो भारत ने कभी भी इस संधि को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास नहीं किया था। जबकि भारत का एक वर्ग मानता रहा है कि समझौते से भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसका कारण यह है कि पानी जो नदियाँ निकलती हैं वो भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं। अब भारत क्यों पानी यूज करने दे रहा है? लेकिन देखें तो बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो दूसरे देशों से निकलते हैं, दूसरे देश उसका यूज करते हैं। भारत का भी यहाँ यही हाल है। भारत वैसे ऊंचाई पर है, वह चाहे तो पानी को अपने देश में बांध कर या अन्य निर्माण कर करोड़ों लोगों को इससे फायदा पहुंचा सकता है, चाहे सिंचाई के माध्यम से हो या पीने के लिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी संधि पर पुनः विचार करने के लिए विधानसभा 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया था। कहा था कि जो 1960 में जो समझौता हुआ था उस पर फिर से इस पर विचार किया जाए। अब सवाल यह है कि इस समझौते के खत्म होने से पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्यों वर्ल्ड बैंक की भूमिका यहाँ पर बार बार कही जा रही है? तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो संधि के तहत अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% पानी सिंधु नदी से प्राप्त करता है। कुल मिलाकर कहें 3 नदियों पर वो काफ़ी हद तक निर्भर है। एक जर्मन वेबसाइट है DW, जिसमें खबर छपी, जिसके मुताबिक है कि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इस पानी का करीब 90% हिस्सा सिंचाई के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। यही नदी इससे 23 करोड़ से ज़्यादा लोगों का भरण पोषण करता है। ये जो नदी की पानियाँ निकलती हैं उससे 23 करोड़ लोग सीधे तौर पर इफेक्ट हो सकते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पाकिस्तान के अहम शहर कराची, लाहौर और मुल्तान निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। इस जल समझौते के स्थगन होने के बाद वहाँ खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कह सकते हैं कि अगर पानी नहीं मिली तो शायद वो भूखे मरने के कगार पर पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग सीधे तौर पर इफेक्ट हो सकते हैं। अब ये नदियाँ जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि ये सभी भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं, इसलिए भारत के पास कई विकल्प हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक का यहाँ बार बार पाकिस्तान की ओर से इसलिए जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो वे लोग विश्व बैंक में चले जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ होगा तो वर्ल्ड बैंक में चला जाऊंगा और शिकायत करूंगा, क्योंकि 1960 में विश्व बैंक की गारंटी के तहत सिंधु जल समझौता का हस्ताक्षर किया गया था। जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में पहले ही बताया था इस न्यूज़ में कि कैसे ये ट्रीटी पर साइन किया गया था। इसलिए भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने भी एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए धमकी देते हुए मूड में अंदाज में कहा कि सिंधु जल संधि को ना तो एक तरफा तौर पर निलंबित किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वे वर्ल्ड बैंक जाएंगे। वैसे ये मुद्दा इतना आसान दिखता है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। इस मुद्दे पर पहले भी कई दफ़ा भारत पाकिस्तान टेबल टॉक और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तकरार कर चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले भारत ने 1960 में हुए समझौते में बदलाव के लिए नोटिस जारी किया था। 2 साल पहले की बात में 2023 के शुरुआती महीने में ये मामला फिर से उठा था।
तब भी पाकिस्तान ऐसे ही बिलबिला रहा था, ऐसे ही चिल्ला रहा था, क्योंकि साल 1988 में भारत ने झेलम नदी की एक सहायक नदी पर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना की योजना बनाना शुरू किया था। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी नीलम नदी पर जल विद्युत संयंत्र नीलम झेलम परियोजना यानी कि जिसे एनजेपी बनाने की योजना बनाई थी। मतलब भारत द्वारा किशनगंगा परियोजना पर अपना काम या सर्वे शुरू करने के 1 साल के बाद पाकिस्तान ने 1989 में अपनी परियोजना के डिजाइन को मंजूरी दे दी। मतलब भारत जो कर रहा है वो देखा देखी पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया। नीलम झेलम परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ और 2018 में ये पूरी हो गई थी। वहीं भारत ने अपने निर्माण के लिए साल 2004 में सुरंगों पर काम करना शुरू किया था, जबकि बांध का निर्माण 2007 में शुरू कर दिया गया था। तभी से पाकिस्तान ने हल्ला करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान का कहना था कि 330 मेगावाट के किशनगंगा परियोजना से भारत पानी रोक रहा है। उनका कहना है कि अगर वो बिजली उत्पादन कर रहे हैं 330 मेगावाट का, उससे वो भारत की जो है पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान में पहुंचने वाला पानी का पूरा प्रवाह इस परियोजना के कारण नीलम झेलम परियोजना तक बहाव को सीमित कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पानी भी सीमित हो जाएगा। सोचिए क्या कल्पना है। अतः पाकिस्तान कई सालों से भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जिसे HEPS को लेकर आपत्ति जता रहा था। वह कई बार वर्ल्ड बैंक के पास भी शिकायत कर चुका है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वैसे भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का मतलब यही है कि खून और पानी का एक साथ नहीं बह सकता है। शायद यही वजह है कि भारत सरकार अब ये नहीं चाहती है कि ये समझौते आगे बढ़े, और सच तो यही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो हाँ, आपको हमारे सिंधु जल समझौता से संबंधित ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें, लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।